वेलकम गाइस इन वीडियो एजाइल पॉलिटी के 12 लेक्चर के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। अभी तक अगर आपने पिछले 11 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जाके आप देखिए। हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक स्क्रैच से पॉलिटी को शुरू किया है, एकदम पॉलिटी का काखा गा से लेके पूरा ज्ञान तक हम लोग जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाइए और देखिए। यहाँ अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पार्ट 1 से लेके पूरा का पूरा उच्चतम न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक सारे के सारे प्रोविजंस, बेसिक ट्रिक, कंसेप्ट सब कुछ लगा के पढ़ लिया है। नहीं देखा अगर अभी तक आपने तो जाके पहले वो देखिए। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो सबसे पहले आपको उच्च न्यायालय के बारे में ये याद रखना है कि अनुच्छेद जो आपका 214 होता है वो ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये आपका अनुच्छेद नंबर 231 बोलता है। तो 214 बोलता है कि एक आपका उच्च न्यायालय होना चाहिए हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का। और 231 ये बोलता है कि 2 राज्यों का या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दोनों का संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इतना आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। तो फिर देखते हैं कि भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक का है। मतलब 3 ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं। आगे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। तो ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे उनका खुद का उच्च न्यायालय है? तो आप बताओगे दिल्ली और जम्मू कश्मीर। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह अनुच्छेद नंबर 217 आपका बोलता है। और भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 3 अनुच्छेद देखे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। देखिए, सबसे पहले था आपका 214 कि प्रत्येक राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। 231 ये बोलता है कि 2 राज्यों का या एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और 217 आपका ये बोलता है कि जो न्यायाधीशों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है और जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, तो अब ये कौन कौन से ऐसे 3 उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक है? तो ये देख लीजिए आप। पहला है आपका मद्रास, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत आपका असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों का मिला के एक उच्च न्यायालय है। अच्छा, उच्च न्यायालय का होना अभी हमने बताया ना, ये आपका अनुच्छेद 231 के तहत है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, याद रखना है आपको। ठीक है, तीसरा देख लीजिए आप। केरल में केरल प्लस लक्षद्वीप है। पंजाब व हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा प्लस चंडीगढ़। ठीक है, सबसे पहला जो उच्च न्यायालय है वो फोर्ट विलियम कोलकाता, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, जो अब बोला जाता है, में स्थापित हुआ था। पूछ सकता है आपसे कि कहाँ है, तो आप बता दोगे ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालयों का गठन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से होता है। अभी हमने देखा था। और नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 217 इसके बारे में बोलता है। ठीक है, फिर देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। सबसे पहला ये होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। तो 10 वर्षों तक अधिवक्ता बहुत इंपॉर्टेंट, और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होना चाहिए। ये आपकी क्या होती है? उसके लिए सिंपल सी कंडीशंस होती हैं। फिर देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद पर शपथ दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? आप बताओगे राज्यपाल दिलाता है। सीमा 62-65 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, वे अपना पद रिक्त कैसे करते हैं? तब करते हैं जब वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो गए हों। तो अगर उच्च न्यायालय से प्रमोट होकर उच्चतम न्यायालय चले गए हैं तो उन्हें अपना पद रिक्त देना पड़ेगा। चलिए, अभिलेख न्यायालय का होना आपका अनुच्छेद नंबर 215 बोलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अच्छा, अभिलेख न्यायालय का होना वहाँ पे कौन बोल रहा था? आप बताइएगा जरा, क्या वो 129 था? हाँ या ना? थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि अभिलेख न्यायालय का होना सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद बताता है। आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी
न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो कौन कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा मुख्य न्यायाधीश से। हटाया जाना उच्चतम न्यायालय जैसा ही होगा। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब इतनी बड़ी पावर आपको मिल गई है तो फिर छोटी पावर आप वहाँ पे नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि इस पद की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है उच्च न्यायालय वालों में, तो आप बताओगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अनुरोध कर सकता है। जो अवकाश प्राप्त करके चले गए हों उनसे अनुरोध करके दोबारा उनको बुला सकता है। आगे देखते हैं, हमने वहाँ पे भी देखे थे ना उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। आप देखते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, तो इसमें आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक, अपीलीय, उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण और प्रशासकीय अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आप ये बताओगे कि इसमें आपका आता है प्रत्येक उच्च न्यायालय में नौकाधिकरण, इच्छापत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना, कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों से संबंधित जो भी आपके प्रावधान हैं वो प्रारंभिक क्षेत्र में आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपका 226 आर्टिकल बताता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, दूसरा आपका होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में आपके फौजदारी वाले मामले, दीवानी मामले और उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता के मामलों की अपील अपीलीय अधिकार के अंतर्गत करती है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो आपका हाई कोर्ट है वो भी रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से, पांचों जो आपकी रिट होती हैं, अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी कर सकता है। ये जो आपका 226 आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 आर्टिकल करता है वही 226 करता है हाई कोर्ट के लिए, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, तो हमने दो अधिकार देख लिया, अपीली भी आपका हो गया। अपीली में कौन कौन सा है आपका, फौजदारी मामला, फिर आपका दीवानी मामले और पेटेंट डिजाइन वाले केस सारे के सारे। अच्छा, फौजदारी में क्या होता है कि फौजदारी मामलों में सत्र न्यायाधीश में मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, बस कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, बाकी रोकना होना तो आपका सुप्रीम कोर्ट में है, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए, तो आपका कौन कौन सा मामला, फौजदारी, दीवानी और पेटेंट वाला हो गया। इसके बाद देखिए मुकदमों का हस्तांतरण। मुकदमों का हस्तांतरण कैसे होता है, मुकदमों के हस्तांतरण के बारे में आप ये बताओगे कि यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है यह विधि के किसी प्रश्न से संबंधित है, मतलब विधि प्रक्रिया को ये हैम्पर कर रहा है, तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटारा कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। तो ये मुकदमों का हस्तांतरण वाला पावर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास होता है। फिर प्रशासकीय अधिकार में देखिए कि उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति और पद अवनति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इतना जो आपका प्रोविजन थे रिलेटेड थे किससे, अधिकार क्षेत्र के हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप कि उच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार सर्वोच्च नहीं होता है, इसके विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। तो हाई कोर्ट आपका उतना ज़्यादा पावर नहीं रखता है, सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे अपेक्स बॉडी मानी जाती है। अब आपकी यहाँ से शुरू होगी राज्य की कार्यपालिका, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित पहले तो आप सारे के सारे अनुच्छेद देख लीजिए। 300 देखिए 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक है, ये एक साथ आपको पहले तो याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे याद रखोगे आप। इसके लिए आप थोड़ा सा एक लाइन याद रखिएगा, GEAT, गेट। ठीक है, जी से गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब गवर्नर होगा, ई से एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्यकारी शक्तियाँ, ए से अपॉइंटमेंट और टी से आपका टर्म हो गया, GEAT। ठीक, दूसरा देखिए आप QCOD, GEAT QCOD, बस ये दो वर्ड याद रखिए। GEAT से क्या आया आपका गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर, ए से अपॉइंटमेंट, टी से टेन्योर
या टर्म बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखिए टर्म नहीं है, टीनर होगा आपका, टर्म तो शर्तों में आ जाता है, ठीक है। क्यू सी ओ डी, क्यू से देखिए क्वालिफिकेशन, सी से आपका कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब कि सरकारी ऑफिस का क्या आपकी कंडीशन से शर्तें हैं। फिर ओ से ओथ, और डी से डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किसका, त्याग करेगा शक्तियों का, ठीक है। आपातकाल में शक्तियों को कैसे यूटिलाइज करेगा। इसके बाद शक्तियाँ, पावर के बारे में बताता है आपका 161। तो सिर्फ एक लाइन GEAT QCODP, GEAT QCODP, इतना आपको याद रखना है। चलिए, और जो आपका 163 और 164 विधायी अधिकार के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं राज्यपाल के बारे में कि भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है, ठीक है। क्या जम्मू कश्मीर का भी अब तो बाइफर्केशन हो गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी ये सब चीज़ें अब लगेंगी, पहले नहीं लगा करती थी, ठीक। आगे देखिए कि अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का होना वर्णित है, किंतु 7वें संविधान संशोधन के तहत 2 राज्यों के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वां जो संविधान संशोधन है वो ये बताता है कि 2 राज्य के एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप योग्यता देखिए कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद में ना हो, और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ना कि सदस्य हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एलिजिबिलिटी रखता हो, ना कि वो वहाँ का मेंबर होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। और पद त्याग कर सकता है। पद त्याग के लिए आपका 156 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 बताता है, ठीक है। राज्यपाल को हटाए जाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो राज्यपाल का वेतन है वो कितना है, 3.5 लाख रुपए मासिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए, कर मुक्त होता है इनका। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल है, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आपको दिया जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, दोनों के अनुपात में मिलेगा। फिर देखिए कि राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो किसके सामने लेता है, राष्ट्रपति के सामने नहीं लेता है, मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश किसके, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी शक्तियां देखते हैं और इसके कुछ विशेषाधिकार देखते हैं। तो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग अथवा कर्तव्य के पालन के लिए किसी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, पहला बात हो गया। दूसरा कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है जब तक वो आपके राज्यपाल हैं। फिर जब वह पद पर हों तब उनकी जो गिरफ्तारी का आदेश है किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। ये भी शक्तियां हैं, देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी इनको विशेषाधिकार मिले। अगला देखिए कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पहले ही सूचना देनी पड़ती है। तो ये 4 शक्तियां और विशेषाधिकार किसके पास, राज्यपाल के पास। कौन कौन से, एक बार पहले रिवाइज करिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस ही सारा का सारा की है सक्सेस का। पहला क्या है आपका, शक्तियों के बारे में देखें तो शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य पालन के लिए वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये हो गया। किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा क्या था कि गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता। और चौथा क्या था कि ये जो अपनी शपथ हैं किसके सामने लेंगे, तो आप बताओगे CJI किसके, हाई कोर्ट की। शक्तियाँ और कार्य देखते हैं इनकी। सबसे पहले तो इनकी जो शक्तियाँ और कार्य हैं ये कुछ अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। पहला तो कार्यपालिका संबंधी कार्य कुछ होते हैं इनके, दूसरा आपका विधायी संबंधी कार्य होते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय अधिकार संबंधी। सबसे पहले आप देखिए कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं। पहला तो हो गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से की जाती है। जैसे वहाँ पे सुप्रीम बॉडी कौन थी हमारी, वहाँ पे था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के नाम पे की जाती थी सेम काम। दूसरा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। कौन, राज्यपाल,
ठीक। तो वहाँ पे कौन कर रहे थे काम? ये राष्ट्रपति कर रहे थे। किसके लिए? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के लिए। तीसरा देखते हैं कि राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि मुख्य सचिव हो गए, महाधिवक्ता हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मतलब आगे चले जाना कि राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श भी ये देता है। 217 सब क्लॉज 1 अनुच्छेद ये बताता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपका। चलिए आगे देखते हैं कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य का प्रशासन चलाता है और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आपका कि कुलाधिपति कौन होता है, तो आप ये बताओगे कि जो कुलाधिपति है वो हमारा राज्यपाल होता है, राज्य के विश्वविद्यालयों का, राज्य के, ठीक है, तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। और लास्ट जो पॉइंट है आपका किसका? कार्यपालिका शक्ति का, वो ये है कि वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। यह अनुच्छेद नंबर 171 बताता है। और ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है, कि सहकारी आंदोलन राज्यसभा में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के बारे में आपका अनुच्छेद 164 बताता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहन करता है और सत्रावसान भी करवाता है तथा उसका विघटन करने का काम भी किसका है? राज्यपाल का होता है। तीसरा पॉइंट देखिए कि किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श लेकर निर्धारित करता है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर से क्या बन जाते हैं? अधिनियम बन जाते हैं। वहाँ कौन कर रहा था? आपके प्रेसिडेंट कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए कि आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है। अनुच्छेद 333 ये बोलता है। और जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 ये बताता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि प्रेसिडेंट के अध्यादेश का आर्टिकल कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एज इट इज पूछा जाएगा। आगे देखिए कि ऐसा अध्यादेश जो आपका लाया गया है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, वह 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत नहीं करता तो उस अध्यादेश की जो आपकी वैधता है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए कि राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। ये वीटो पावर कहलाया जाएगा, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा लौटाने पर अपनी सहमति देने के लिए वो बाध्य होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो विधायी अधिकार आपके हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं आपका वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार में ये बताएंगे आप कि राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख क्या करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। पहला तो हो गया ये। दूसरा कि विधानमंडल में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट की अनुमति से हो रहा था। आगे देखते हैं कि राज्यपाल की संतुष्टि के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता और संचित निधि से खर्च करने कोई भी खर्च अगर करना है संचित निधि से तो राज्यपाल की संतुष्टि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। न्यायिक अधिकार देखते हैं। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या जो आपका परिहार है वो कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा, मतलब कि कम कर सकता है किसी भी सजा को, ठीक है। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 161 इसके बारे में बोलता है। राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने की शक्ति नहीं होती है और कोर्ट मार्शल दंडादेश की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट जो इसकी शक्ति होती है वो होती है आपात शक्ति। आपात शक्ति के बारे में 356 राष्ट्रपति शासन आपको पता होगा। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्य का शासन संविधान के अनुसार, कब लागू होता है? जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, वहाँ पे आपात शक्तियाँ किसको प्राप्त होती हैं? राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? राज्यपाल के। सारा का सारा राज्यपाल हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग विधान परिषद से, जो कि अनुच्छेद नंबर
169 बताता है। कल से हम लोग इसको शुरू करेंगे और आपका लगभग 5 लेक्चर और लगेंगे, पूरी की पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। बहुत आराम से आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, MCQs लगाने हैं। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और थोड़े से अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना मोटिवेशन बनाए रखिए और जब तक एग्ज़ाम निकल नहीं जाएगा बस लगे रहना है। ये एक ऐसा दरिया है जो कि डूब के ही पार हो सकता है। जितना ज़्यादा आप डूबोगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन की। तो तह तक जाना है, टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को समझना है, प्रैक्टिस करना है, गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। बस यही ध्येय है। रुकना तब तक नहीं जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।